शुक्रिया स्पीकर साहब। यहाँ पे बहुत अहम बात हो रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंगल साहब की स्पीच थोड़ी सी मैंने चैम्बर में सुनी और यहाँ आते हुए एक अहमियत की तो ना सिर्फ मुतहम्मिल है लेकिन आगे पेशरफ्त की भी। इसमें हम यहाँ बात करते हैं और उनके ज़ख़म भी हैं, और जब भी बलूचिस्तान से कोई हकीकी लीडर बात करता है तो ऐसा लगता है कि बड़ी तल्ख़ बात हो रही है, और उस तल्खियों के पीछे एक पूरी तारीख़ है जिसकी अब पर्दादाई नहीं हो सकती। इस सूरत हाल में, और जहाँ पे ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने भी बात की कि वो भी इन सारी हकीकतों का सामना करते हैं, हम भी बहुत सारी हकीकतों का सामना करते हैं। स्पीकर साहब, बात यह है कि दहशतगर्दी से कोई प्रोट्रैक्टेड या सहर हासिल इंगेजमेंट नहीं हो सकता। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो वही रहेगा जिसके लिए उसने असला उठाया, और जहां वो आपसे बात करना चाहता है तो उसकी पहले से प्री कंडीशन होती है, वो अपने हथियार डाल के, दुनिया भर का ये निज़ाम है, हथियार डाल के बात करता है, और हम सब सॉफ्ट टारगेट्स बनते रहें और बनते रहेंगे। लेकिन इतना भी हम ना बोलें, मैं वाज़े तौर पर कहूँगी कि इसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कल 18 अक्टूबर थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट वाक़या मोहतरमा शहीद के आमद पर हुआ है, जब हमारे सारे लड़के जो ट्रक पे थे और ट्रक के इर्द गिर्द शोलों में वहाँ शहीद हुए हैं, एक के बाद एक, और वही तसलसल आज तक चल रहा है। फिर हमारी हुकूमत ने 2008 में 7 में शुरू किया स्वात में ऑपरेशन, जो चलता रहा बहुत साल, और उसके बड़े अलग अलग नाम और अलग अलग ऑपरेशन हुए, और वो फाइनली वो हतमी तौर पर जब मुकम्मल हुआ तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुनिया का सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कामयाबी से ख़त्म किया। 80,000 लोग हमारे उसमें शहीद हुए पाकिस्तान के मजमूई तौर पर। मैं समझती हूँ अदाद-ओ-शुमार और भी तल्ख़ हैं और सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद और उससे पहले भी आपने देखा कि मोहतरमा शहीद किस जलसे से निकल के आई कि मैं स्वात में अलम उठा रही हूँ पाकिस्तान का। उस वक्त स्वात में एक दहशतगर्दी का शदीद आलम था कि नहीं? बलूचिस्तान में भी हालात ख़राब थे, वो अलग एक कहानी है। वहाँ शदीद आलम था और मोहतरमा शहीद ने अलम उठाया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दहशतगर्द आके पाकिस्तान का झंडा निकाले और अपना अलम यहाँ लगाए, काला हो, सियाह हो, किसी रंग का हो, किसी मसलक का हो, किसी मजहब का हो। ये नहीं होगा, ना हमारा आइन इस बात की इजाजत देता है, ना हमारा मजहब। तय हो गई है ये बात। उसके बाद उसी दिन जब उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का अलम वापस वहां लगाऊंगी और मैं बचाऊंगी और आप बचाएंगे, तो उनकी शहादत घंटे बाद नहीं लगा कि उनकी शहादत हो गई। सबके सामने है ये बात। तो कीमत भी पाकिस्तान की कौम ने अदा की है, पीपल्स पार्टी ने अभी भी मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा कीमत अदा की है। चाहे वो 2018 की बात हो, 2007 की बात हो और 2018 अक्टूबर की बात हो, या मोहतरमा शहीद की शहादत की बात हो। तो हमें तो नहीं समझ आती कि किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है टेररिस्ट के साथ। हमने हर मोड़ पर डायलॉग की, उस वक्त भी बात की कि ज़रूर जो बाशिंदा, जो शहरी पाकिस्तान का है, अगर वो हथियार डालता है और कहता है कि मैं आईन पाकिस्तान के अहाते के अंदर काम करूंगा, तो बेशक उस शहरी से मुज़ाकरात होंगे, और हुए भी। उसके बाद जिन दहशतगर्द का अलम उठाए हुए थे शरपसंद अनासिर,
और वो शरपसंद अनासर से बहुत आगे हैं। शरपसंद तो नॉर्मल क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर होता है। जिसने अलम उठाया रखा उसके खिलाफ इस असेंबली में बेतौकीर हमने नहीं किया। इस असेंबली को जॉइंट हाउस हमने बुलाया, 4 दिन वो जॉइंट हाउस क्लोज डोर चला। बुलाए फिर जॉइंट हाउस इसी तरह क्लोज डोर चला। सहर हासिल एक करारदाद आई, उसके नतीजे में सारा ऑपोजिशन साथ खड़ा रहा, हम सब साथ खड़े रहे। और उसके बाद एक कमेटी बनी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। वो पार्लियामान की बाइख्तियार कमेटी रही और वो उसमें सारे अहलकार आते थे, सब लोग आते थे, पार्लियामान में आते थे। और उसकी वजह से ऑपरेशन शुरू हुआ। उस दहशतगर्दी के हवाले से जो करारदाद पेश की गई और पाकिस्तान में एक मजबूती पोजीशन पूरे हाउसेस, दोनों हाउसेस ने ली 4 दिन के बाद, और दहशतगर्दी के खिलाफ लंबे और तवील ऑपरेशन शुरू हुए। उस तवील ऑपरेशन का मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमने कीमत बड़ी अदा की। बहुत साल चले ये ऑपरेशन, लेकिन ये ज़रूर हुआ और इसका सेहरा बिल्कुल पाकिस्तान पर है कि दुनिया में जहाँ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म की कोई तहरीक मिलिट्री, अस्करी या किसी और किस्म की कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के वॉरफेयर में जो कन्वेंशनल नहीं होता है, आप इस तरह लड़ रहे होते हैं, एक कन्वेंशनल फोर्स होती है, सामने 5 गुरिल्ला होते हैं, वो आपके साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं, ढकते हैं, छुपते हैं। हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान में 20 साल 40 ममालिक की कुव्वत वहां मौजूद थी, $7 अरब वहां खर्च हुए, आप देख लें। और उसमें क्या हुआ वो सब आपके सामने है। उन्होंने डिफीट किया, उनका अपना मसला है, वो इंसर्जेंसी थी। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो इंसर्जेंसी नहीं है, वो दहशतगर्दी है। और वे कभी मजहब का नाम लेते हैं और उसके पीछे अपने मजबूम मकासद छुपाते हैं। सॉरी स्पीकर साहब, it is only a fight for power, it is not a fight for religion, and have the guts to say it. People's Party says it, हम बने soft target, लेकिन इसके लिए हम नहीं आए कि हम लगी लिपटी करेंगे इस पर। इसके लिए भी नहीं आए कि फिर से वो दहशतगर्दी सर उठाए और स्वाद से सर उठाए और फिर रियाज पीरजादा टारगेट बने, मैं फिर बनूं, 3-3 साल हम पब्लिक में नहीं जा सकें। यू थिंक हमें पसंद है स्क्वाड के साथ? आज भी नहीं होता। मुल्क हमारा है, इसको हम ही ने बचाना है, तो इस पे कोई लगी लिपटी नहीं हो सकती। और ऑपरेशंस हो रहे हैं, एतमाद में लेना चाहिए सबको कि किस तरफ ये जा रहे हैं ऑपरेशंस और कहां तक पहुंचे हैं हम, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बायस तशवीश है। मेरी ज़ात की कल 18 अक्टूबर था, अभी वो जख्म नहीं भरे हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट टेररिस्ट इंसिडेंट। उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, बच्चों के साथ जो हुआ है वहां हमारी फौज, मसला अफवाज के साथ क्या हुआ। बट मैंने बहुत फोरम्स पे कहा, इंटरनेशनल फोरम्स पे ये इस तरह की इन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर इज लाइक ईटिंग सूप विद अ फोर्क। कांटे के साथ आप सूप खा रहे होते हैं, आप 4 पकड़ते हैं, 400 वो पीछे हट जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, ढक जाते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है और कामयाब ऑपरेशन हुए जो सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। अलकायदा यहाँ से खत्म हुआ और अब हमें टीटीपी अपना सर उठा रहे हैं यहाँ पे। इन व्हाट कैपेसिटी एंड एज व्हाट? सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हैव दे डीमिलिटराइज्ड? हमें दिखाइए, ये शवाहिद दिखाएं। और दूसरी बात, जहां तक बलूचिस्तान की बात है, तो फ्रैंकली स्पीकर साहब, यहां तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। पूरे मुल्क के लिए ना बना सकें आगाज हुकूक बलूचिस्तान की तरह जो हमारी हुकूमत ने शुरू किया, हम भी इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, हम ओन करते हैं।
लेकिन जब बलूचिस्तान के हकीकी लीडर कुछ कहते हैं, आपके अलावा भी कहते हैं लोग, और भी लोग बात करते हैं, तो हमें ना सिर्फ सुनना चाहिए लेकिन ऐसी भी कोई प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, अमल शुरू करना चाहिए जिससे ये रेकन्सिलिएशन शुरू हो। उस रेकन्सिलिएशन में अगर कमेटी भी बनती है तो कुछ सच, तल्ख सच हम सबको सुनने पड़ेंगे। ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का यही मतलब होता है। और जिंदा कौमें, जिंदा जमहूरी कौमें जो हैं, मैं समझती हूँ हर मसले का, कितना भी तवील हो, कितना भी पेचीदा हो, अपने पार्लियामान के अंदर वो हल ढूंढ सकती है, अपने सियासी हकीकी सिस्टम में वो हल ढूंढ सकती है, क्योंकि अपने लोगों के साथ सिर्फ एक ही हल होता है जी, वो सियासत का ज़रिया होता है। सियासत का नाम बहुत आलूदा हो चुका है हमारे माहौल की तरह, लेकिन ये वही प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लड़के यहाँ आते हैं। ये वही प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये मुल्क बना, और यही प्रोसेस होगी जिसके ज़रिए वो मुल्क बचेगा, और कोई प्रोसेस नहीं होगी। और आखिरी बात मैं कहूँगी कि मैंने जो भी कहा मैं ट्वीट पे डालूं, कहाँ करूं, मेरे ख़िलाफ़ तो बहुत ही गलीज़ बातें चलती हैं सोशल मीडिया पे। औरतें तो वैसे ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं, सबको पता है। होने दो, हम सब के ख़िलाफ़ ऐसी गंद बला ऑपोजिशन चलाती है कि हमने अपनी ज़िंदा तारीख़ में नहीं देखी। जो गंद बला चलती है हमने कभी भी नहीं देखी और ना देखना चाहते हैं, लेकिन हम कोई फोरम नहीं छोड़ेंगे, ये भी याद रखें। और किसी को, और मैं किसी की इस वक्त अपॉलॉजी नहीं कर रही हूँ, किसी लेजिस्लेटर को, किसी को भी, किसी बाशिंदे को भी नहीं, उसका अपने अल्फाज के लिए कोई ऐसी बात हो, हमें सोचना चाहिए कि हमारी अदालतें भी किस लिए हैं। शुक्रिया जी। नहीं, अदालतों का भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी इत्तला में 52 केसेस पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा केसेस पड़े हैं हमारी अदालतों में जो ह्यूमन राइट्स के हैं। अच्छा होगा कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें भी इन केसेस को आगे लें। उनके ऑनरेबल जो जजेस हैं हमारे बहुत बाइख्तियार हैं, और अल्लाह उनको और भी इख्तियार दे, लेकिन हमारे इख्तियार में तो ये है कि हम बात करें और अपना सियासी हल ढूंढें, और जो अदालतों का काम है वो भी करें। ह्यूमन राइट्स के केसेस बहुत रखे हैं वहाँ, कुछ इसके बारे में भी कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके हाथ में जो इख्तियारात हैं वो तो हम सब जानते हैं कितने हैं, और हम सब उसकी इज्जत भी करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। थैंक यू फॉर